क्या नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 12 बजे की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट मामले में दाखिल सभी याचिकाएं की खारिज। कहा सिंबल लोडिंग यूनिट को किया जाना चाहिए सील। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी ठुकराई। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी के एक वीडियो ने मचाई सियासी खलबली। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाला बयान का वीडियो किया जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना है कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी। पहले 2 घंटे में सबसे ज्यादा त्रिपुरा और सबसे कम महाराष्ट्र में हुई वोटिंग। 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1202 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे आज फैसला। गजेंद्र सिंह, वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी आज दांव पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 2 पूर्व सीएम सहित 3 फिल्मी सितारे हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी की किस्मत भी आज ईवीएम में होगी कैद। विपक्ष के कई दिग्गज चेहरे भी चुनावी रण में। राहुल गांधी, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, डीके सुरेश, दानिश अली समेत पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में। सात मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भरी हुंकार। कहा टीएमसी ने अपने शासन में बंगाल की महानता को चोट पहुंचाई। पीएम बिहार और यूपी में भी करेंगे प्रचार। अमित शाह एमपी, छत्तीसगढ़ में और जेपी नड्डा का कर्नाटक में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। पांचवें चरण के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए जारी किया 8 प्रत्याशियों की सूची। सिरसा से कुमारी शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को मिला टिकट। और चलिए अब सुर्खियों के बाद अब विस्तार से खबरों में बात करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की 100% मालियन वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में दायर कई जनहित याचिकाओं पर अपना अहम फैसला आज सुनाया है। अदालत ने कहा कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए। एसएलयू को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए स्टोर किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में बर्ड मेमोरी की जांच परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियरों की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवार को यह अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर ही करना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको जानते हैं कि ईवीएम पर आखिर कब कब इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। अब आपको समझाते हैं वर्तमान की पूरी प्रक्रिया। दरअसल चुनाव आयोग का जवाब जो है वो भी आपको बताएंगे। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर तो जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे वोट डलता है और उसके बाद में किस तरीके की से गिनती होती है। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
और चलिए आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आगे खबरों में बढ़ लेते हैं, जहां भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को आज साझा किया है जिसमें अप्रैल 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोहराया था कि जब देश के संसाधनों की बात आती है तो अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह स्पष्ट दावा उनके पिछले बयान पर कांग्रेस की अफवाहों और स्पष्टीकरण को ध्वस्त कर देता है। यह हमारे दावे का समर्थन करता है कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है। यह आरक्षण से लेकर संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को तरजीह देने की कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। तो सीधे तौर पर यह वीडियो आज साझा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस पर हमलावर है आज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है। और ये वीडियो आज का नहीं है, काफी पुराना ये वीडियो आज सामने आया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। Particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. और वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर आज हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में खड़े हुए नजर आए। तो वहीं जम्मू में भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मतदाता कतार में लगे हुए नजर आए हैं। केरल की 20 सीटों पर भी आज वोटिंग जारी है। तो कुल मिलाकर 13 राज्यों की 88 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। और ये फिलहाल अलग अलग जगह की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदाता सुबह से ही कतारों में लगे हुए नजर आए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तो वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देते हुए नजर आएंगे। और तो उस दौरान की तस्वीरें, इसके साथ ही कई अलग अलग तस्वीरें भी आज सामने आई जहां पर नए दुल्हा दुल्हन ने जाकर के अपना मतदान किया है और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप भी, अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये वोट वाकई बहुमूल्य है। तो आज का दिन कोई छुट्टी का दिन नहीं है। आज अपने घरों से बाहर निकले, मतदान जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका जरूर निभाएं, क्योंकि ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, साथ ही आपका अधिकार भी है। आपका जो आज का ये एक वोट है वही अगले 5 साल डिसाइड करेगा कि आपके क्षेत्र में किस तरीके के विकास आगे बढ़ेगा। तो आज अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए और मतदान जरूर कीजिएगा अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो दूसरे चरण का आज मतदान है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आपको बता दें कि 6 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। और इन मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वीरेंद्र खटीक हैं, कैलाश चौधरी, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे और वी मुरलीधरन भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी परंपरागत जोधपुर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं कैलाश चौधरी एक बार फिर बाड़मेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से प्रत्याशी हैं। वहीं राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। इसके अलावा कृषि राज्य मंत्री शोभा
करंदलाजे कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर सीट से चुनावी मैदान में है, वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन अटिंगल सीट से भाजपा उम्मीदवार। और इसी बीच इसरो प्रमुख क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। On who should be the right candidate for you, and then go and vote. I think this is a right that is given to you. Thank you. तो इसरो प्रमुख को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप भी अपने घरों से बाहर निकले और मतदान में अपनी भूमिका जरूर निभाते हुए नजर आए। कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, कौन सा प्रत्याशी बेहतर है, इसका चुनाव थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अगले 5 साल वही प्रत्याशी आपके जो क्षेत्र है उसमें विकास करता हुआ नजर आएगा। तो इसी के साथ चलिए खबरों में भी आगे बढ़ लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी चरण में चुनावी मैदान में है। दरअसल भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी मांड्या से उम्मीदवार हैं। तो आपको बता दें कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। भूपेश बघेल भी इस बार जो आज दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें आज उनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है। हालांकि उनकी किस्मत का फैसला आज जनता तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो फैसला जो नतीजे होंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून तक का, क्योंकि तभी सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत जो कैद हो जाएगी, वो उसके जो राज हैं सारे, वो ताला जो है वो तभी खुलेगा। तो 4 जून के लिए हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन आज ज़रूर भूपेश बघेल की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद होने वाली है। इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी भी आज मांड्या से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी किस्मत भी आज कैमरे में कैद हो जाएगी। तो इसके अलावा कई सारे और भी मंत्री हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो अगर आपने भी अभी तक वोट नहीं किया है और आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है, तो अब जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर करिए। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी दरअसल मतदान हो रहा है, और मथुरा के बीएससी डिग्री कॉलेज में भी पोलिंग बूथ बनाया गया है। यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने आए आज मतदाताओं के से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। क्या कुछ कहना है मतदाताओं का, आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मथुरा के बीएससी डिग्री कॉलेज में, और यहाँ पर देखिए तमाम जो मतदाता है वो सुबह सुबह आ गए मतदान के लिए, और वो जो अनुभव है वो हमसे साझा भी करेंगे। बताइए कि जो जागरूकता अभियान चल रहा है कि पहले आप मतदान कीजिए तब जलपान कीजिए, उसका असर है क्या कि आप लोग इतना सुबह सुबह? मतदान करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, और वो हमें सबसे पहले मतदान करने के बाद ही भोजन करेंगे, और उसमें लग गए तो हो सकता है मतदान में भीड़ हो जाएगी, दिक्कत रहेगी। इसलिए सबसे पहले हमने मतदान करने का विचार किया और सबसे पहले मतदान की लाइन में लगे। या लाइन भी नहीं है, बहुत अच्छा मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। इस वक्त जो मतदान हो रहा है यहाँ पर व्यवस्था कैसा है? मतदान के लिए व्यवस्था बढ़िया कर रखी है गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने। यहाँ के इस जनपद मथुरा के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था, शांति व्यवस्था कर रखी है। सभी लोगों को बहुत इंकरेजमेंट है वोट देने का, और सभी लोग सुबह से लाइन लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी का भी प्रकोप है, इसलिए सुबह ही आ गए और सुबह से लाइन लग रही है और सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। अपने सभी भाई बंधुओं से सभी से करूँगा कि ये हमारा एक अधिकार है जिसके बेसिस पे हम स्वतंत्र होकर के किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि आ करके वोट जरूर दें। ये सखी बूथ भी है हमारे बगल में, जहाँ पर देखिए कि खास व्यवस्था की गई है, इस तरह के बूथ बनाए गए हैं। ये जो बीएससी डिग्री कॉलेज है मथुरा में, वहाँ पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज मथुरा। और मथुरा के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर दूसरे और अंतिम चरण में आज सबकी निगाहें कोटा सीट पर बनी हुई है। दरअसल यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ओम बिरला तीसरी बार जीत की उम्मीद के साथ में चुनावी मैदान में है। कोटा के शक्तिनगर इलाके में सुबह से ही महिला और फर्स्ट टाइम वोटरों की लंबी लंबी कतारें आज देखने को मिली है। हम आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त कोटा में हूं। कोटा बीजेपी की तरफ से ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये एक वीआईपी सीट है। सुबह ही काफी लोग यहां पर पहुंच गए थे, 6 बजे से यहां पर लाइनें लगना शुरू हो गई थी। और आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है। मेघा, आपने वोट डाला है? हाँ। कितना एक्साइटमेंट था जब आप फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए? बहुत एक्साइटमेंट था एक्चुअली, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, तो
किसके साथ आए हो? मम्मी और पापा। अच्छा, मम्मी पापा के साथ आए। किस तरह की तैयारी थी? सुबह जलपान किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वोटिंग करने आए, उसके बाद ही जलपान करेंगे। पहले मतदान पर जलपान जी। अच्छा, क्या मुद्दा था आपके दिमाग में कि आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं? कोटा डेवलप्ड हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग भी अच्छी बात है। ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है और बहुत और तरह से भी डेवलप्ड हो रहा है कोटा। अच्छा, एक महिला भी हमारे साथ। क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जब आपने वोट डाला? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के इलेक्शंस हैं, दीज आर इलेक्शंस मेंट फॉर द कंट्री। हमको अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को छोड़ के, लोकल प्रॉब्लम्स को छोड़ के देश के मुद्दे को ऊपर रखना चाहिए और अपना जो वोट जो भी हम कास्ट करें वो देखें कि जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेज रहे हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, उसी से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करें और उसी में सबका विकास निहित है। आपने सुना, इन्होंने देश के विकास के लिए, देश की स्टेबिलिटी के लिए वोट डाला है और यंगस्टर्स में खासा उत्साह है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज़, कोटा। और इसी के साथ चलिए इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त नोएडा का, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज मतदान हो रहा है। शैलेंद्र, हालांकि मैं भी नोएडा से ही आती हूँ और आज सुबह सुबह मतदान करके ही मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ, तो ऐसे में वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, कितने प्रतिशत मतदान इस वक्त वहां पर किया गया है? निश्चित तौर पर देखिए, हम गौतम बुद्ध नगर सीट पर देखिए यहाँ पर लोग जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ बस जब मतदान करने के बाद इस तरह से सेल्फी खिंचा रहे हैं। ये दिखाता है कि जो एक प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्रों तक आएँ। जी बिल्कुल। तो महिलाएं हैं, आधी आबादी है जो मतदान के बाद यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पे आई हैं। हम इनसे बात भी करना चाहेंगे अगर साथ में आए उनके एक्सपीरियंस पर। और मतदान प्रतिशत का जहाँ तक सवाल है, 24% 11 बजे तक हो चुका है यहाँ गौतम बुद्ध नगर में। मथुरा से मैं आ रहा हूँ जहाँ हेमा मालिनी लड़ रही है। ये बताइए कि इस तरह के जो प्रयास है, सेल्फी पॉइंट है और जो व्यवस्था है, तो क्या लगता है आधी आबादी खूब घरों से निकल रही है कैमरे की तरफ देख के? आई गेस एवरीबडी वांट्स टू वोट एंड ये अच्छा ऑप्शन है। मतलब पीपल वांट टू फ्लॉन्ट कि उन्होंने वोट दिया है। अब भी हमें किस तरह से तमाम सजाए जाते हैं जिससे कि खूब आए। अभी हमने देखा है एक बहुत बुजुर्ग महिला उनको साथ के लेकर आ रहे थे, तो जी अट्रैक्शन लगता है कुछ फेस्टिवल है या ऐसे सजाने से लगता है कि कुछ है, तो वो एनकरेजमेंट मिलता है लोगों को कि बाहर आए और आके। तो ये इस तरह देखिए, गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सांसद हैं। मैं हेमा मालिनी जहाँ से लड़ रही है मथुरा से, बीजेपी से, वहाँ से आ रहा हूँ। तमाम जगहों पर आप जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा उम्मीदवार जो हैं उनके बीच मुकाबला है। बसपा कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की कोशिश कर रही है। मेरठ हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, मथुरा हो, आप अमरोहा हो, बुलंदशहर हो, इन सीटों पर हम देख रहे हैं कि ये तो कुल 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें दूसरे चरण पर मतदान होना। और मतदान प्रतिशत का सवाल है, 11 बजे तक 22 से लेकर 28% तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मतदान देखने को मिला। 11 बजे तक गौतम बुद्ध नगर में 24%, मथुरा में 22% मतदान हो चुका है 11 बजे तक। अब 12 बजे के बाद आंकड़ा बढ़ चुका होगा। जी चलिए ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे शैलेंद्र। इस वक्त सुमेश पटेल भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर से। सुमेश, छत्तीसगढ़ में अगर कांकेर की बात कीजिए तो वहां पर किस तरीके से मतदान इस वक्त चल रहा है और प्रशासन ने क्या कुछ खास इंतजाम इस बार वहां पर किए हैं मतदान के लिए? जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूं कांकेर लोकसभा सीट के देवरू पंचायत में और यहां पर 2 पोलिंग बूथ बनाया गया है। करीबन इस पोलिंग बूथ में 2000 मतदाता हैं और सुबह से ही लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे। मैं अपने पीछे दिखाऊंगा, देखिए भारी संख्या में अभी भी लोग, तपती धूप है, यहां पर गर्म का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचा हुआ है। प्रशासन ने भी यहां पर तैयारी की है। करीबन जो 3 लोकसभा सीट है, यहां पर 52,000 मतदाता है और करीबन जो प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से 2 लाख जवानों की तैनाती की है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है सुमेश, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त निशांत राय भी हमारे सहयोगी जो हैं वो तिरुवनंतपुरम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, वहां पर क्या कुछ स्थिति है मतदान को लेकर के? क्या कुछ अहम मुद्दे हैं वहां पर जो इस वक्त लोगों के दिमाग में हैं और जिनको ध्यान में रखते हुए वहां पर मतदाता मतदान करने के लिए जा रहे हैं?
देखिए, त्रिवेंद्रम की बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है 23.15% है, और पूरे केरला की बात की जाए तो 25% से ऊपर सुबह 11 बजे तक वोटिंग जो है यहाँ पर हो चुकी है। मुद्दों की बात की जाए तो आपको पता है केरला देश का सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश है, और यहाँ पर जो मुद्दे हैं स्वाभाविक तौर पर विकास से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग मुद्दों की बात करें, त्रिवेंद्रम की बात करें तो एक पोर्ट को लेकर तीनों ही राजनीतिक दल, चाहे सीपीआई हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तीनों उसको लेकर यहाँ की जनता के बीच में है। और इसके अलावा हर जिले के हर लोकसभा सीट के अलग अलग मुद्दे हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा एक बार त्रिवेंद्रम की। दोपहर का समय है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए कि लगातार जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की ये जो शक्ति है ये पूरे भारत में दिखाई दे रही है, और जो वोटर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि वोट करना कितना ज़रूरी है। कुछ वोटर्स आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने। एक्सक्यूज मी सर, डिड यू कास्ट योर वोट? प्लीज कम। वोटर्स थोड़ा जल्दी में है यहाँ पर। और अगर बात करी जाए त्रिवेंद्रम की तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि मुकाबला जो है त्रिकोणीय चल रहा है। इसी तरीके से ये मुकाबला पूरे केरल में भी लगभग 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय चल रहा है। लेफ्ट और की बात की जाए एलडीएफ की, यूडीएफ और बीजेपी के बीच टक्कर नजर आ रही है। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की तो पिछले 5-7 सालों में जितनी तेजी से विकास हम लोगों ने खुद हमारी आंखों के सामने जिस तरीके से नोएडा बदली है, वो वाकई हर कोई व्यक्ति इस चीज़ को कहता है। फिर चाहे वो बात सुरक्षा की हो, संसाधनों की हो या फिर जॉब्स की हो, हर तरफ से नोएडा कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा है लगातार। तो क्या इस तरीके के मुद्दे भी आज मतदाता के माइंड में, मतदाता के जो दिमाग में है वो है, आज नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर में जो ग्रेटर नोएडा है, यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका है, वो उभर कर आया है। और जेवर एयरपोर्ट बनने की शुरुआत होने के बाद हम देख रहे हैं कि विकास की एक तेज रफ्तार देखने को मिली, जिसका सब तरफ असर दिखाई दे रहा है। विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, दिखाई देता है। हम जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा उम्मीदवार हैं, सामने है बीजेपी के महेश शर्मा के सामने आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बसपा एक जमाने में 2014 से पहले देखे तो बसपा के एक गढ़ के तौर पर ये गौतम बुद्ध नगर इलाका या उसके आसपास विधानसभा क्षेत्र जाने जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से 2014 के बाद एक बीजेपी के गढ़ के तौर पर तब्दील हो चुका है। तो निश्चित तौर पर इस बार बसपा की कोशिश है कि वो कुछ एक तरह से देखे तो अपने कोर मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किसके पक्ष में फैसला करती है, लेकिन ये निश्चित तौर पर सही बात है। हर कोई ये मानता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में गौतम बुद्ध नगर विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और आप देखें जो दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें तमाम वो जगह है। मेरठ है जहां पर आप देखें कि रैपिड रेल जा रही है या मेरठ एक्सप्रेस वे बना है। आप मथुरा देखें, उसका बहुत तेज से विकास हो रहा है। बिल्कुल, जो कहा जा सकता है कि विकास की जो रफ्तार है, यहाँ से चुनाव जी कहा जा सकता है कि जो विकास की रफ्तार है वो तो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ ही रही है। शैलेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। सुमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमेश, अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में आज जो मतदान हो रहा है उसमें ऐसे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन पर सभी की नजर है? जी, मैं राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करूं तो जो राजनांदगांव लोकसभा सीट है सबसे हॉट सीट माना जाता है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से जो संतोष पांडे, इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। उसी तरह से कांकेर लोकसभा सीट में भी सबकी नजरें टिकी हुई है। कहीं ना कहीं जो कांकेर लोकसभा सीट है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका है। कुछ दिन पहले यहाँ पर 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो राजनांदगांव लोकसभा सीट और कांकेर लोकसभा सीट में दोनों सीट हॉट सीट मानी जा रही है। कुल मतदाताओं की मैं बात करूं तो कुल मतदाता 52 लाख मतदाता हैं और अब तक जो करीबन 11 बजे तक का वोट प्रतिशत है 35.4% अब तक मतदान हुआ है और लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी जी,
ठीक है, लेकिन सोमेश जिस तरीके से देखा जाए तो भूपेश बघेल की आज किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। तो ऐसे में हर कोई इंतजार तो 4 जून का कर ही रहा है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है, क्योंकि आज दूसरे चरण का ही मतदान है, इसके बाद में भी 5 चरण और बाकी हैं, उसके बाद में फिर 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तो हर किसी को इंतजार है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ में लगातार जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का गंभीर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी को जमकर घेरा और ममता सरकार में हुए घोटालों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पस्त हुआ इंडी गठबंधन दूसरे चरण में ध्वस्त ही हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में भले ही एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हों, लेकिन इन दोनों की सोच एक जैसी है। पीएम ने आगे अपने संबोधन में कहा कि इन दोनों दलों को तुष्टीकरण की विचारधारा जोड़े हुए है। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। और वहीं प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर महिलाओं के साथ विश्वासघात का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि जब केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कानून लाई, तो टीएमसी ने उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर संदेश खाली में मुख्य आरोपी को आखिर तक बचाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने संपत्ति पुनर्वितरण मामले पर भी कांग्रेस को फिर से घेरा। प्रधानमंत्री ने इस मामले पर टीएमसी के मौन समर्थन की भी आलोचना की है। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल जनादेश की खबरों में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।